स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 4 की। एजुकेशनल मैनेजमेंट में ही यूनिट 4 है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग। तो ये होता क्या है, तो थोड़ा बहुत पहले एक आधार बना लें। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक संस्था। और प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। यानी सीधा सा आपको अगर कुछ भी कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको एक बार टुकड़े करके तोड़ के देख लीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा का जो नियम है वो भी यही कहता है कि चीज़ों को छोटा छोटा करके हम जितना ज़्यादा सरल करके याद करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमें इजीली याद होता है, लर्न होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट यानी संस्थागत नियोजन। यानी किसी संस्था की योजना बनाना। और योजना हम क्यों बनाते हैं? ताकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो योजना अगर हमने बना ली है तो फिर एक तरह से यहाँ पर एक ये भी कहा जाता है योजना के लिए कि अगर हमने किसी कार्य को करने के लिए उसकी योजना बना ली है तो आप ये समझिए कि 50% सफलता तो हमें वहीं पर मिल जाती है और 50% जो है उस कार्य को अचीव करने के बाद हमें वो सफलता मिलती है। तो योजना बना लेने से क्या फ़ायदा होता है? किसी भी संस्था को सफलता ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी की जाए, क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल की जाए, किन किन प्रोग्रामों को किस किस तरीके से कितनी कितनी देर के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप विद्यालय का ही हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। विद्यालय में ही हमें जो है योजना बनानी है, तो उसके लिए हमें कितने पीरियड रखने चाहिए, कितनी देर का इंटरवल होगा, ये सारी हम पहले से ही सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका तुरंत जो है बना लेते हैं कि भाई अब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चलो अब तुरंत बता दें कि हाँ ऐसा करना है, तो वो क्या होगा, वो सफल नहीं होगा। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी अगर योजना बना लेते हैं तो 50% तो वहाँ पर सफलता आपको पहले ही मिल जाती है और 50% आप उस गोल को अचीव करके प्राप्त कर लेते हैं। तो यही होती है संस्थागत योजना, जो किसी संस्था की सफलता के लिए और उसे अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी उसकी जो है योजना बनाई जाती है ताकि उसमें जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो तुरंत वहीं पर जान ली जाती है। इसके बाद में मूल्यांकन आता है लास्ट में। तो मूल्यांकन में हमें पता चल ही जाता है कि अभी हमने जो योजना भी बनाई है, एक फायदा इसका ये भी होता है कि जब हम एक जो है उसका लेखा जोखा बनाते हैं पेपर पे, तो उससे एक फायदा ये भी होता है कि हम पहले से उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए कोई कार्य एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमने लिख लिया है, तो अब मान लीजिए उसमें कोई कमी है तो वो लिखते समय ही हमें पता चल जाता है और उसी समय हम उसका सुधार कर देते हैं। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही जो है ये योजना बना ली जाती है, क्रियान्वयन से पहले, फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो ये होती है योजना, जो हमने आपको बता दिया है, आधार बन चुका है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। योजना, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग। ये देखिए, किसी संस्था द्वारा अपने इंस्टीट्यूशन विकास के लिए तैयार की गई योजना जो होती है वो क्या कहलाती है? प्लानिंग कहलाती है, यानी इंस्टीट्यूशन प्लानिंग कहलाती है। और इसमें क्या होता है? साधनों की सीमितता और उपलब्धि के आधार पर जो है प्लानिंग की जाती है। मतलब हमारे पास क्या क्या साधन है, कितने साधन है। सीमितता मतलब जितना ज़्यादा हम साधनों, ऐसा नहीं कि हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको कोई अच्छी सी डिश बनानी है तो आप किचन में जो चीज़ें रखी हैं उन्हीं को यूज़ करके बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने कोई डिश तो बनानी है पर आपने 30-35 तरह की चीज़ें उसमें बता दी कि ये इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो क्या होगा? इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा, साथ ही समय भी बर्बाद होगा। और दूसरा, वो जो डिश हम बना रहे हैं वो अच्छी बनेगी भी कि नहीं बनेगी वो भी कंफर्म नहीं होता कई बार। तो जितने भी संसाधन है हमारे पास उनका उपयोग करके हम योजना का कार्य करते हैं। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में हम योजना बनाने का कार्य करते हैं। अब आ जाते हैं परिभाषाओं पर। तो वही एक पैटर्न रहेगा, परिभाषाओं को हम याद करेंगे ट्रिक से। तो आज तो इसमें एक ही परिभाषा है और यूनिट 4 शुरू हो गई है, 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी परिभाषाएं बीच बीच में हम साथ साथ में लाते रहेंगे। आज की जो परिभाषा है वो है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में मील का पत्थर कहलाती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? संस्थागत योजना, देखिए
योजना क्या है? शिक्षा के सुधार में एक मील का पत्थर है। शिक्षा में अगर सुधार लाना है तो पहले से योजना बना लेनी चाहिए। मील का पत्थर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। और ये योजना दी किस, ये परिभाषा दी किसने है? E.W. फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है, फेंकने से याद रखना है। पत्थर को हम क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो ऐसा आपको याद रखना है, पत्थर को फेंकने से ही रिलेट करके रखना है, ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं संस्थागत योजना जो है। ये सारे जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, सारा का सारा परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो भी आज मैंने दो क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए हैं। और क्लास जो आएंगी इसकी, उसमें भी हम ये अभी पैटर्न लेकर आएंगे। एक दो क्वेश्चन भी इसमें साथ साथ शामिल करते रहेंगे। तो संस्थागत योजना जो है, इसका अन्य नाम क्या है? जमीनी योजना, यानी ये जमीन की योजना कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्थागत योजना जो है इसको हम जमीनी योजना भी कहते हैं, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को हम बना रहे हैं उससे पहले हम योजना बनाते हैं, ये चीज है। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो है दो तरह की होती है, दो तरह से बनाई जाती है, कम समय के लिए और ज्यादा समय के लिए। कम समय के लिए तो ये छोटा टाइम होता है, मतलब मिनिमम टाइम के लिए बनाई जाती है, छोटा सा गोल होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम ये योजना बना लेते हैं। और दीर्घकालीन जो है बड़ी दीर्घ काल तक चलती है, मतलब बड़े गोल को अचीव करने के लिए हम ये योजनाएं बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विद्यालय में अगर आपको टेस्ट लेना है, मतलब ऐसे क्लास टेस्ट लेना है, तो उसकी हमने योजना बनाई। थोड़ा सा मतलब ये छोटा हो गया, मान लीजिए आपने 1 वीक का एक जो है स्कूल में टिफिन का जो है पैटर्न रख दिया कि टिफिन में आज इस दिन आपको ये लेके आना है, इस दिन आपको ये लेके आना है, तो ये एक छोटा टाइम हो गया। 1 वीक के लिए हमने रखा था, तो हमने एक योजना बना ली कि मंडे को हमें पराठा रखना है, पराठा मंगवाना है बच्चों से, ट्यूसडे को हमें डिफरेंट कलर के फ्रूट्स मंगवाने हैं, वेडनेसडे को ये। तो इस तरह से क्या हो गया, छोटा छोटा हमने एक छोटा प्लान बना लिया कि इस वीक तक जो है टिफिन की प्लानिंग इस तरह की रहेगी। और बच्चों को इस तरह से क्या होगा, नई नई चीज़ों को सीखने का तरीका मिलेगा कि उनको फिर हम बताएंगे कि आपके टिफिन में ये है तो इससे हमें ये चीज़ मिलती है, इसका कलर, छोटे बच्चों को हम कलर से समझा सकते हैं कि ये कलर जो है ये इसका, जैसे मान लीजिए एप्पल लाया बच्चा तो बता दें हम कि रेड कलर है ये, और रेड कलर की और क्या चीज़ें हैं, तो वो हम उसको समझा सकते हैं। तो ये हो गई छोटी प्लानिंग। बड़ी प्लानिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपको पूरे स्कूल का फाइनल एग्ज़ाम जो है डिसाइड करना है, तो ये क्या है, बड़ा जो है प्लानिंग होती है, और इसमें जो है समय ज़्यादा लगता है। पूरी स्कूल, मतलब मान लीजिए हम नर्सरी से लेके 12th तक के एग्ज़ाम हमें जो है फाइनल करने हैं, उनका टाइम टेबल भी बनाना है, साथ ही उनके पेपर भी हैं, साथ ही उनको कितना जो है गैप दिया जाएगा बीच में, और इनको चेक करने में, ये सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरे साल का ही है। तो ये क्या है, दीर्घकालीन योजना कहलाती है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं। दीर्घकाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनाने के लिए आप, ऐसे तो नहीं है कि 1 मिनट में आपने सोचा और 1 हफ्ते में आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको इसमें समय लगेगा। इसके लिए हमें छोटे छोटे जो है प्रोसेस जो है उनको स्टेप्स दर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो है उस नतीजे पर आएंगे, और फिर बच्चा जो है कम से कम 4 या 5 साल में डॉक्टर बन जाएगा। तो ये क्या है, दीर्घकालीन योजना है। अब देखिए इसमें समस्याएं क्या क्या आती है। शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षा का है, ये शिक्षा का व्यवसायीकरण है। शिक्षा का आजकल क्या है, शिक्षा क्या बन गई है, आजकल बिजनेस बन गई है। क्या बन गई है, शिक्षा एक बिजनेस बन गई है। आजकल शिक्षा को सिर्फ बच्चों को सिखाना है, उनकी प्रगति करनी है, उनकी उन्नति करनी है, इस नज़रिए से नहीं देखा जाता है, बल्कि इस नज़रिए से देखा जाता है कि कैसे जो है बच्चों से फीस जो है ली जाए। बच्चों से जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतनी ज़्यादा फीस, इसीलिए जो है नई नई स्कीमें भी बनाई जाती, ताकि मतलब आप ये देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि क्लास में जगह ही नहीं होती है बच्चे की बैठने की, फिर भी उनके मतलब बच्चों को बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। तो ये क्या है, शिक्षा का एक व्यवसायीकरण हो गया, आजकल बिजनेस बन गया है शिक्षा। वित्तीय प्रबंधन की भी समस्या होती है, मतलब कहीं कोई भी हमें स्कूल में, तो उसके लिए कई बार वित्तीय समस्याएं आ जाती हैं,
और कई बार अनुदान जो है क्लियर नहीं हो पाता है और कई बार वो एक्टिविटी जो है कैंसिल भी कर दी जाती है। मूलभूत सुविधाएं प्लस संसाधन का अभाव। मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक नीड है, बच्चों की बैठना है, बच्चों को बैठने के लिए सही तरह से जो है व्यवस्था है कि नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही है कि नहीं, ये भी समस्याएं हैं। और साथ ही पोषाहार जो है वो भी समस्या रहती है। बच्चों को कहा तो मतलब ये गवर्नमेंट वाला जो सरकारी कागजों में तो ये है कि पोषाहार दिया जा रहा है, लेकिन कितना दिया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है, कहीं उसमें सारे पोषक तत्वों को फॉलो किया जा रहा है, न्यूट्रिशन जो है वो सारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को ताज़ा खाना दिया जा रहा है कि नहीं, बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाई जा रही है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है ये रहती है। मूलभूत सुविधाएं और संसाधन का अभाव रहता है इसमें। शिक्षा प्रशासन में स्वच्छता और सजगता नहीं है। प्रशासन का मतलब क्या हुआ? प्रशासन का मतलब ये कि जो ऊपर के अधिकारी वर्ग होते हैं उनमें क्या है, स्वच्छता और सजगता नहीं। कई बार स्वच्छता से मतलब है कि भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बच्चों के लिए पोषाहार आ रहा है तो उसमें से 20-30% बच्चों को दे दिया गया और बाकी का जो है अधिकारी कर्मचारियों में बांट दिया गया, शिक्षकों को दे दिया गया। तो ये चीजें हैं, इसमें जो है भ्रष्टाचार भी देखा जाता है। दूसरा सजगता। सजगता यानी एक्टिवनेस, जो है एक्टिवनेस है कि नहीं। बच्चे अगर मान लीजिए लगातार कोई कार्य जो है कोई मान लीजिए आपको समय है, समय जो है बच्चों को लग रहा है कि विद्यालय का समय जो दिया गया है वो बच्चों के लिए सही नहीं बैठ रहा है, परंतु एक एक्टिवनेस नहीं होती है और वो लगातार उस चीज़ को फॉलो करवाते जाते हैं, जिससे कि बच्चों को कई बार परेशानी भी होती है। शिक्षकों को शिक्षा से हटाकर अलग काम में लगा देना। शिक्षकों, ये तो है ही, शिक्षकों को क्या किया जाता है, अलग शिक्षा से हटा दिया जाता है। जैसे चुनाव वगैरह की ड्यूटी है या फिर ये पोलियो वगैरह में कई बार लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ी महामारी आ गई है तो उसमें भी शिक्षकों को जो है ड्यूटी दे दी जाती है। स्पेशली जो चुनाव है उसमें तो सारे शिक्षकों को इसमें ड्यूटी दे दी जाती है। तो क्या बच्चों की इससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी? होगी ही। और बच्चे जो है इससे क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, उनकी स्टडी सफ़र करती है। तो ये क्या इसमें क्या किया जाता है, इनके बल्कि इन चीज़ों के लिए इनको अलग से जो है लोगों को नियुक्त करना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो और ये कार्य जब आए तो उस समय ये कार्य किया जाए, चाहे भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही सही, परंतु इन कार्यों के लिए शिक्षकों को जो है नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, बल्कि अन्य कार्यों, अन्य जो व्यक्ति हमने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रखा है तो उनको उस कार्य के लिए भेजना। इससे क्या होगा, बेरोजगारी का भी एक किसी भी व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा, साथ में बच्चों की पढ़ाई भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अब जो 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 1 है, संस्थागत नियोजन से बचत किसकी होती है? नियोजन करते हैं हम, योजना बनाते हैं, तो किसकी जो है बचत होगी? पहला लिखा है धन, समय, श्रम या सभी। तो धन की बचत कैसे होगी आप देखिए, समझिए पहले। वैसे इसका आंसर तो होगा ऑल, सभी की बचत होगी, आपको पहले ही बता देते हैं। तो आपको अब एक बार थोड़ा सा इसे समझा दें, धन की, समय की और श्रम की बचत कैसे होगी। तो धन की बचत कैसे होगी, तो मान लीजिए हमने योजना बना ली है, योजना बनाते समय हमें लग रहा है कि जो योजना हमने बनाई है वो बजट जितना है हमारा उससे आगे जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि उतने ही बजट में वो कार्य किया जा सके। तो यहाँ पर धन की बचत हुई, समय की बचत होगी, क्योंकि मान लीजिए आपने योजना नहीं बनाई किसी कार्य को करने के लिए और आपने ऐसे ही शुरुआत कर दी, तो कई बार वो कार्य एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ठीक से, तो फिर हमें उसे दोबारा एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, इससे समय जो है वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, एक्स्ट्रा में कर रहा है, बार बार उस कार्य को रिपीट करना पड़ रहा है उसे, तो क्या होगा, श्रम तो लगेगा होगा, श्रम तो लगेगा ही। तो इसमें क्या आ जाएगा, दो सभी की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन की विशेषता क्या है? तो इसमें क्या है, लचीलापन होता है क्या, इसमें स्वभाव में लोकतंत्रात्मकता होती है, या फिर इसमें परंपरा अनुरूप होती है, परंपरा के अनुरूप होती है,
या सभी, तो ये सभी आएगा। एक तो लचीलापन, अब आपको समझा देते हैं। लचीला, कई बार हम योजना बनाते हैं और कई बार वो हम क्या करते हैं, प्लान बी सोच के रखते हैं। मान लीजिए वो योजना नहीं हो पाई, कोई विद्यालय में हमें प्रोग्राम रखना था परंतु किन्हीं कारणों से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो हम उसका प्लान बी भी रेडी करके रखते हैं, ताकि अगर ये कार्य नहीं हो पाया है तो हम उसको दूसरे कार्य में, दूसरी एक्टिविटी बच्चे को दे दें। तो ये क्या है, इसमें लचीलापन होता है। ये जब हम योजना बना रहे तो इसमें लचीलापन होता है। ये एक पे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होती कि ये है तो यही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, तो ये रहता है। तो क्या है, संस्थागत नियोजन में क्या रहती है, लचीलापन रहता है। स्वभाव में लोकतंत्रात्मक, स्वभाव में लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, सभी के लिए समानता, सभी के लिए, सभी को सब चीजों का अधिकार देना। तो इसके अंदर क्या है, जो जो व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र में योग्य है उनको उनके अनुसार जो है कार्य दिए जाते हैं, उनके अनुसार कार्य बांटे जाते हैं। तो इसमें लोकतंत्रात्मकता का भी जो है अनुकरण किया जाता है, यानी इनको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, समाज परंपरा अनुरूप, यानी समाज की जो परंपरा है उनको हम नहीं छेड़ेंगे। जो परंपराएं पहले से चली आ रही है, मान लीजिए पूजा करनी है, करने के लिए हमें हाथ जोड़ते हैं, हम सिर पे पल्ला रख के पूजा करते हैं, ऐसे परंपरा आपको एक बता रहे हैं। तो ये परंपरा क्या है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, कभी भी परंपरा जो है यूं नहीं करेंगे कि भाई ये तो कब से चली आ रही है अब इसको बंद करो, ऐसा नहीं। तो हम परंपरा को फॉलो करते हुए ही अपनी संस्थागत जो योजना है उसको बनाते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्लास का। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। वैसे तो आज हमें ये वाला ये है तो आपने ले ही लिया होगा। तो पहले हमने क्या देखा था, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग होती क्या है। तो किसी संस्था, जो है कोई संस्था है, उसकी योजना जब हम बनाते हैं, योजना देखिए, संस्था द्वारा अपने इंस्टीट्यूशन विकास के लिए, इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग। साधनों की सीमितता और उपलब्धि के आधार पर जो है प्लानिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में मानवीय और भौतिक संसाधनों का मैक्सिमम यूज किया जाता है। मानवीय और भौतिक संसाधन जो है उनका मैक्सिमम यूज किया जाता है। मानवीय भौतिक संसाधनों के बारे में हमने पहले क्लास में डिस्कस कर रखा है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको पहले देख लें, फिर यहाँ पर आए, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाएगी। परिभाषा हमने देख ली। E.W. फ्रैंकलिन जो इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो संस्थागत योजना है वो शिक्षा सुधार में मील का पत्थर है। तो हमने इसे पत्थर और फेंकने से कनेक्ट करके याद कर लिया। अब है संस्थागत योजना का अन्य जो नाम है वो क्या है, जमीनी योजना है। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो है दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसके बाद में हमने समस्याएं देख ली, क्या क्या, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, वित्तीय प्रबंधन में समस्याएं आती हैं, मूलभूत सुविधा व संसाधन का अभाव है, शिक्षा प्रशासन में स्वच्छता व सजगता नहीं है, शिक्षकों को शिक्षा से हटाकर अलग कार्यों में लगा दिया जा रहा है। और फिर हमने ये दोनों क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। पहला जो था कि बचत किस नियोजन में किसकी बचत होती है, तो सभी की होती है, धन की भी है, समय की भी है और श्रम की भी है। हमने देखा विशेषता क्या है इसकी, तो लचीलापन है, स्वभाव में लोकतंत्रात्मकता और समाज की परंपरा अनुरूप। तो ये सारी ही इसकी विशेषताएं। तो उम्मीद है ये पूरी क्लास आपने एकदम अच्छे से देख ली है, इसके नोट्स भी बना लिए। अब जो है हम यूनिट 4 ही चलेगी, अभी 2-3 दिन और चलेगी और इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इसी तरह से आपका जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर आप फटाफट इसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये अभी यही पैटर्न रहेगा, एक दो क्वेश्चन इसमें साथ साथ चलेंगे ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने आता है तब हम सोच पाते हैं कि किस तरह का पैटर्न जो है परीक्षा में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको सबको पता ही है कि फर्स्ट ग्रेड है, रीट प्री है, रीट मेंस, इन सभी टीचिंग जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये काम की क्लासें हैं। और होम साइंस से रिलेटेड अगर आप हैं तो आप होम साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देखिए, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई। स्पेशली रीट प्री लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएगा आपके, और बाकी जो भी टीचिंग एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ।
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।